नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने जारी की एसओपी। यात्रा पंजीकरण से दर्शन के लिए मिलेगा टोकन। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक पर जताई निराशा। कहा, महिलाओं के लिए काला दिवस। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 25 अप्रैल को होगा घोषित। बोर्ड सचिव विनोद सिमल्ची ने कहा, सुबह 10 बजे घोषित किया जाएगा। फूलों से सजने लगा बाबा केदारनाथ का धाम। फाटा से गौरी कुंज पहुंची उत्सव डोली। कल खुलेगा कपाट। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस की छापेमारी। 32 अवैध एलपीजी सिलेंडर बरामद। आरोपी भूपेंद्र मंडल गिरफ्तार। जांच जारी। उत्तराखंड में गर्मी का कहर जारी। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बारिश का अलर्ट किया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से, जहां उत्तराखंड में गर्मी का कहर जारी है। 8 शहरों का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा है। पहाड़ों में बारिश के आसार जताई गई है और इसी के साथ आपको बता दें, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, पहाड़ों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से यह अहम जानकारी, जहां उत्तराखंड में एक तरफ गर्मी का कहर जारी है तो वहीं मौसम विभाग की तरफ से बारिश की संभावना जताई गई है। बता दें कि 8 शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा है। तो पहाड़ों में बारिश के आसार हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। देहरादून से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ उत्तराखंड में गर्मी का कहर है तो वहीं एक राहत भरी खबर यह है कि मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और अब पहाड़ों में बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड से यह अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में गर्मी का कहर एक तरफ जारी है तो वहीं अब मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अब आगे बढ़ते खबरों में, हल्द्वानी के रानीबाग क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक रोडवेज बस ने 4 साल की मासूम बच्ची को कुचल दिया। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। रानीगंज क्षेत्र में एक रोडवेज बस तेज रफ्तार में जा रही थी और इसी दौरान स्कूल से आ रही 4 साल की बच्ची अचानक बस की चपेट में आकर, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चालक को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसने बस नहीं रोकी और बच्ची को कुचलते हुए आगे बढ़ गया। हादसे के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने बस में तोड़फोड़ कर दी और सड़क पर जाम लगा दिया। देखिए, प्रशासन ने इस बारे में ध्यान देना चाहिए। ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ज़्यादा यहाँ खराब हो चुकी है। अभी कुछ समय पहले, ये 2-2.5 महीने पहले, महेश चंद पाठक जी हाईकोर्ट से अपनी ड्यूटी करके आ रहे थे। शाम के टाइम में 5 बजे रोड क्रॉस कर रहे थे। कोई बाइक वाले ने उनको इतनी जोरदार टक्कर मारी तो जो कि वो घायल हो गए थे, उनके सर में चोट लग गई थी। 1 महीने तक वो बिस्तर में पड़े थे। उसके बाद भी प्रशासन अभी तक नहीं जागा है और हम लोग हमेशा प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक व्यवस्था भी सही करी जाए। और क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग, वो 3 लोग जो बाइक में चल रहे हैं उनके तो चालान नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी मतलब जो हमारे यहाँ पे ट्रैफिक का है, वो बिल्कुल भी ट्रैफिक इतना गंदा यहाँ पे ट्रैफिक ना, यहाँ पे पुलिस वाले जांच के लिए आते हैं और मतलब रोड पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे रोडवेज और बड़ी गाड़ियों का है। अभी रोडवेज की बस को हाथ देने के बावजूद भी बस वाला नहीं रुका। 4 बच्चे स्कूल से क्रॉस कर रहे थे, तीनों को तो पीछे खींच लिया गया, लेकिन एक हाथ से निकल गई तो एकदम रोडवेज वाले ने दबा दिया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि रोड सेफ्टी के नाम पे हम लोग बड़े बड़े अभियान तो चलाते हैं, प्रशासन भी बड़े बड़े अभियान चलाता है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई व्यक्ति की दुर्घटना में मौत ना हो। और मौत भी मैं देखता हूँ कि किसकी होती है, जो साधारण रूप से अपनी स्कूटी से अपनी नौकरी को जा रहा होता है, सिडको में नौकरी कर रहा होता है, रुद्रपुर से वापस आ रहा होता है, वाहन उसको कुचल के चले जाते हैं।
और वाहन की जो चपेट में जो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं वो आते हैं हैवी व्हीकल, जैसे ट्रैक्टर है, डंपर है, बसें हैं। इनसे बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु रोज हो रही है। देखिए फिलहाल जो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुखद घटना हुई है यहाँ पर। एक तो बहुत ही छोटी बच्ची थी, लगभग 4-5 वर्ष की, उसके एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। और जो वाहन है वो प्लान बना है, पूरे शहर में नो एंट्री की गई है दिल्ली में। इन्हीं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो है नो एंट्री की गई है, परंतु क्योंकि ये रोडवेज की है, सरकारी बस है, तो इसको उस नो एंट्री से फिलहाल जो है इसमें छूट थी। और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी में बीजेपी कार्यालय में सांसद अजय भट्ट और नैनीताल विधायक सरिता आर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ते हुए कहा कि देश की आधी आबादी के खिलाफ विपक्ष ने षड्यंत्र रचते हुए महिलाओं का अपमान किया। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार नारियों के सम्मान में और उन्हें बराबर की भागीदारी देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आया है, लेकिन कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने उसे पास नहीं होने दिया। किसी को आरक्षण नहीं मिले, तो आज तक नहीं हुआ। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो ऐसी बात है कि मुझको वाणी संयम रखना चाहिए। मैं अपने से कहूँगा, कभी भी वाणी विचलित नहीं होनी चाहिए किसी भी बात के लिए। समझ रहे हैं कि दिक्कतें काफ़ी हैं और रोडें खुदी पड़ी हैं, सड़कें खुदी हुई हैं, वो हमको भी आभास है। और उसमें कई लोग खोद रहे हैं, फिर उखाड़ रहे हैं, फिर पछाड़ रहे हैं। विकास में ऐसा होता है, लेकिन थोड़ा सा जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर थे उनकी बड़ी गलतियाँ रही हैं। जो निश्चित टाइम था उस समय काम नहीं करे, पैसे की कमी भी आई है कहीं, और बनाते समय भी ध्यान नहीं दिया टेक्निकल लोगों ने। हम तो नॉन टेक्निकल लोग हैं, हम तो बनाओ कहेंगे, लेकिन पहले आपने ओवरहेड बना दिया होता तो दिक्कत नहीं आती। आपने पहले लाइन और रोड खोद दी। और आगे बढ़ते खबरों में लालकुआं क्षेत्र के मोटा हल्दू में मिनी सिडकुल में स्थित मदरसन फैक्ट्री में कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी समेत 14 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। मदरसन कंपनी में काम करने वाली महिला और पुरुष कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने और श्रम विभाग के नियमों का पालन करने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हड़ताल की सूचना के बाद प्रशासन ने बड़ी संख्या में फैक्ट्री के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया, जिसके बाद लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, उप जिलाधिकारी रेखा कोहली, उप श्रम आयुक्त कमल जोशी, एसपी सिटी मनोज कत्याल समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हम लोगों ने जो कल हमें सूचना आई थी, यहाँ के लोगों का साफ स्पष्ट तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार ने अभी हाल में जो ये जीवो निकाला है 30/3/2026 को, उसमें श्रमिकों की जो मिनिमम वेज है उसको बढ़ाया गया है और उसको 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा 6 सूत्री मांग हमारी है, जिसे हम क्षेत्रीय जन समस्या निवारण संघर्ष समिति के माध्यम से यहाँ मिल पर ये मदरसन कंपनी है उसको देने का काम अभी करेंगे। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मैंने कई आंदोलन इस राज्य में किए, लेकिन आज पहला आंदोलन देखा जिसमें 15 सूत्री इनने मांग रखी थी, उसमें से प्रबंधन ने 12 मांगों को इनके स्वीकार कर लिया। तो यहाँ के प्रबंधन को मैं बधाई देता हूँ। और मुख्य मांग है कि सैलरी वाली वो शासनादेश जब उसका निकलेगा, शासन से जब वो आएगा, क्योंकि राजस्थान में तो हो चुका है, लेकिन यहाँ की सरकार की ढीला लीपापोती है कि आज तक कर नहीं पाई है। यहाँ की जैसे और कंपनियों में सैलरी बढ़ चुकी है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर भी सैलरी बढ़ जानी चाहिए। मिनिमम अगर 20,000 सैलरी नहीं भी होती तो 15,000 सैलरी होनी चाहिए वर्कर्स की, क्योंकि यहाँ पे 8 घंटे हम कंटिन्यू जॉब करते हैं। क्योंकि बाय द वे तबियत खराब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये लोग गेट पास देने को भी बड़ी मुश्किल से देते हैं। गेट पास बच्चे पर प्रेशर डालते हैं बाप का कि करो करो काम करके। सेकंड थिंग तो ये है कि बस की सुविधा भी अच्छी नहीं है। जब बारिश होती है तो बसों में ऐसा होता है कि पानी ऊपर से बचता है, या कहीं पर धूल तक करोगे तो धूल सारी अंदर को आती है। यहाँ पर जो मदरसन एक कंपनी है, उसके जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में जो कर्मचारी यहाँ पर तैनात है, उनका कुछ अपने सैलरी और सर्विस कंडीशन को लेकर के कुछ इश्यूज उनके थे, जिसको लेकर के उनके द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके और कंपनी के प्रतिनिधियों के मध्य जो है वार्ता हुई है, वो वार्ता सफल रही है। फिलहाल इन लोगों को उस वार्ता के बारे में ब्रीफ करके और इन लोगों को समझाया जा रहा है, जो वार्ता का जो रिजल्ट था उसके बारे में इन्हें कन्विंस किया जा रहा है। हमारी सैलरी जो है 12.5 है और हमको प्रॉपर क्या कहते हैं काम जैसे 8 घंटे का होता है, तो हमारी जैसे 2 बजे छुट्टी होती है तो 2:15
कभी कभी तो 20-25 में बस चले जाते हैं, हमको अपने किराए से जाना पड़ता है। जब जनरल शिफ्ट होती है तो 5 बजे छूट जानी चाहिए, तो 5:35 5:40 तक काम ही करवाते रहते हैं। टाइम सर हमारे ब्रेक नहीं होनी चाहिए और सैलरी भी ज्यादा जानी चाहिए और सर मोबाइल भी अलाउ नहीं है। और आगे बढ़ते खबरों में 16 अप्रैल को थाना प्रेमनगर क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में आरटीओ के सामने भूमि के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। एमडीटी से सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और मौके पर दोनों पक्ष एक दूसरे से मारपीट पर उतारू थे। काफी समझाने के बाद भी उग्र होकर मारने पर उतर आए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के लिए 14 लोगों को हिरासत में लिया है। दिनांक 16 अप्रैल 2026 को एमडीटी के माध्यम से कोतवाली प्रेमनगर को सूचना प्राप्त हुई कि लक्ष्मीपुर आरटीओ के सामने भूमि के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों में विवाद उत्पन्न हो गया है और झगड़ा शुरू हो गया है। उक्त संबंध में सोशल मीडिया में कुछ वीडियोस भी प्रसारित किए जा रहे हैं, जिस संबंध में अवगत कराना है कि पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था कायम की गई। साथ ही दोनों पक्षों के 14 लोगों को बीएनएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कुछ महीनों पहले देखा गया कि बाघ, गुलदार, भालू के हमलों से कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन खतरा अभी भी लगातार बना हुआ है। हालांकि वन विभाग और प्रशासन बड़े बड़े दावे तो करता दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम सामने निकल कर नहीं आया है। ये रिपोर्ट देखिए। गढ़वाल और कुमाऊं में जंगली जानवरों के हमलों और वनाग्नि पर भी वन विभाग और सरकार ने अपनी चिंता जाहिर की है। हालांकि सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने का दावा तो पहले से ही किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई धरातल पर बड़ा असर देखने को अभी तक नहीं मिला है। आए दिन जंगली जानवरों की वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है और सरकार का दावा फेल होता है। इसी बीच वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर अपनी चिंता तो जरूर जाहिर करी, लेकिन उसका कोई व्यापक असर दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं इसी पूरे मामले पर विपक्ष ने सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई है, लेकिन वन महकमे के कानों पर इसकी जू तक नहीं रेंगी और आज भी प्रदेश में इन जंगली जानवरों के साथ आए दिन मानवों को अपनी जान देकर सामना करने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस साल के शुरुआती 3 महीनों में वन्य जीवों के 117 हमले हो चुके हैं। अगर पिछले साल यानी 2025 के आंकड़ों से तुलना करें तो स्थिति और भी चिंताजनक लगती है। साल 2025 में पूरे 12 महीनों के दौरान 68 लोगों की मौत वन्यजीव हमलों से हुई थी, जबकि 2026 में केवल 3 महीनों के भीतर ही 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस तुलना से साफ है कि इस साल घटनाओं की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज है। एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेके, जो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेके जनपद में विगत वित्तीय वर्ष में और इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में भी कुछ हादसे हुए हैं, तो उसको लेकर राजनीतिक संगठन यहाँ पर अपने ज्ञापन के साथ आया था, तो उसे हम राइट फोरम में पहुँचा देंगे। कल भी मुख्य वन संरक्षक और सभी प्रभागीय वनाधिकारियों के साथ आदरणीय सांसद जी द्वारा भी एक बृहद बैठक ली गई थी। आज ग्राम मुंडा खेड़ाकला गांव में जोहड़ से एक नाकू मगरमच्छ निकलकर पास के ही घेर में, जिनका नाम सुभाष सैनी है, उनके यहाँ पाया गया। उसे पहले तो कुछ गांव के लड़कों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन वो काबू में नहीं आया। तो फिर बाद में रेंजर टीम को सूचित किया। अक्सर सूचना मिलते ही टीम यहाँ पर आई और उसका रेस्क्यू किया। धन्यवाद। वन विभाग की टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए। हमें साहब पौड़ी डिवीजन के अंदर, पौड़ी जनपद में नहीं, पौड़ी डिवीजन में वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं हमें तो ज़्यादा रही है और इसको लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर पौड़ी डिवीजन में डीएफओ से लेकर एसडीओ से लेकर हमारे फॉरेस्ट के सभी कर्मचारी पूरी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कैंप स्तर पर इसके वर्कशॉप भी लगाई है लोगों को जागरूक करने की, और साथ ही साथ विभाग के द्वारा इससे सोलर लाइट्स और बुश कटर्स भी गाँव में भेजे जाने हैं, ऐसे हॉट स्पॉट को आइडेंटिफाई करके। उसमें थोड़ा आवश्यकता ये है कि जनता की जागरूकता की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हमने मैन पावर भी बढ़ाई।
लगातार वन्य जीव और मानव संघर्ष में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर नुकसान दोनों तरफ का हो रहा है। अब तो विपक्ष के पास ये मुद्दा सरकार को चेताने के लिए काफी है। लगातार प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी जारी है, लेकिन इस समस्या से निपटने का इलाज किसी के पास नहीं। सरकार सहित वन विभाग का पूरा सिस्टम अब तक मानव वन्यजीव संघर्ष पर फेल नजर आ रहा है। साथ ही अब वनाग्नि की समस्या भी गर्मी आने से पहले ही नजर आ रही है। सत्ता पक्ष सफाई देता नजर आ रहा है और आम जनता को आए दिन जंगली जानवरों के हमले से भी लड़ना पड़ रहा है। इस विषय के चलते प्रदेश के कई इलाकों में प्रदर्शन भी होते दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष भी सरकार पर जमकर हल्ला बोलता नजर आ रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्रदेश में जंगलों का बहुत बड़ा प्रतिशत है और जो पूरा हमारा ग्रामीण जनजीवन रहा है वो वनों पर आधारित हमारा जनजीवन है और एक प्रकार से वनों के साथ हमारे ग्रामीण जनों का चोली दामन का रिश्ता है। लेकिन इधर कुछ समय से आप सब लोग भी देख रहे हैं, पिछले 4-6 महीनों में भीमताल और उसके आसपास के इलाकों में जंगली जानवरों के हमलों से 4-6 लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी है। उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है और जिस तरीके से उत्तराखंड से पलायन बढ़ रहा है, सरकार उस पलायन पहले से ही नहीं रोक पा रही है और अब जिस तरीके से जंगली जानवरों के आतंक से आम जनमानस में भय का माहौल है। आए दिन पर्वतीय क्षेत्रों से खबरें आती हैं कि यहाँ पर जो है बाघ का हमला हो गया, यहाँ पर भालू का हमला हो गया, यहाँ अन्य जंगली जानवर का हमला हो गया और इन सभी जंगली जानवर के हमलों में निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं। वनों का घनत्व तो ज्यादा है, जहाँ पर वन्य जीव मानव घटनाएं ज्यादा होती है वहाँ पर सरकार ऐसे उपकरण लगा रही कि जिससे उनकी आवाजाही का पता लग जाए, जैसे CCTV कैमरे हैं या अन्य चीज़ें हैं। कुछ अलार्मिंग पॉइंट जैसे ऐसे बनाने का सरकार का अपना विचार है और वन मंत्रालय इसमें मंथन भी कर रहा है। माननीय वन मंत्री जी ने भी इसमें बैठक की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन महकमे को निर्देशित भी किया है इस संबंध में और कोशिश की जाएगी कि जहाँ पर वन्य जीवों की आवाजाही ज़्यादा है वहाँ पर सरकार की तरफ से सार्थक कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, जो बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं अब पहाड़ों के बाद मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। सवाल कुल मिलाकर अब यही है कि राज्य सरकार ने भी बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। ऐसे में पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों से गुजर रहे ग्रामीण क्या ऐसे ही मानव वन्यजीव संघर्ष करते रहेंगे? क्या हर साल वनाग्नि से भी प्रदेश के वन विभाग को करोड़ों का नुकसान यूं ही झेलना पड़ेगा? तमाम प्रकार के जंगली जानवरों के हमलों की घटनाओं के मामलों ने सबकी नींद उड़ा रखी है। वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार की सुरक्षा पैमानों पर सवाल खड़ा करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में जल्द ही सरकार को बड़ा निर्णय लेना होगा, वरना साल दर साल वनाग्नि और मानव वन्यजीव संघर्ष से प्रदेश हर साल नुकसान से कई साल और पीछे चला जाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने पर कांग्रेस और समूचे विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के सम्मान और उत्थान के लिए लाए गए इस विधेयक के खिलाफ वोटिंग कर विपक्ष ने एक बहुत बड़ा महापाप किया है। उन्होंने कहा कि इस कृत्य से प्रमाणित होता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं की विरोधी रही है। कांग्रेस ने महिलाओं के उत्थान को रोकने और उनका अपमान करने का काम किया है। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया विधेयक था। लेकिन समूचे विपक्ष के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरह से इस अधिनियम के खिलाफ वोटिंग की गई, इस अधिनियम के खिलाफत की गई, उससे ये प्रमाणित होता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं की विरोधी रही है। महिलाएं उत्थान न करें, महिलाओं को के अपमान के लिए उन्होंने हमेशा काम किया है। और इस अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस और समूचे विपक्ष ने
वोटिंग करके एक बहुत बड़ा महापाप किया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में महिलाओं को नेतृत्व देने में भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से आगे रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र का बिल पारित न होने के बावजूद भी भाजपा की प्राथमिकता महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने की रहेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% भागीदारी देने के साथ साथ कई योजनाएं भी महिलाओं के केंद्र में रखकर लागू की गई हैं। धामी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आने वाले चुनावों में भी महिलाओं का योगदान निर्णायक रहेगा। आपको दिखती ना, देखिए हमारे अभी भी जो है सबसे ज्यादा महिलाएं हमारे इसमें विधानसभा में हैं और पिछली बार भी सबसे ज्यादा थी। 15% भी नहीं है और इसी प्रकार की बीजेपी की कांग्रेस नहीं, जहाँ भी महिलाएं देखिए, जहाँ पर भी उनका ये बनेगा कि वो चुनाव में खड़ी होना चाहती हैं, तो वहाँ पर हम लोग सब लोग हमेशा से जैसे महिलाओं को प्राथमिकता देते आए हैं, आगे भी महिलाओं को ही प्राथमिकता दी। कोटद्वार में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोकसभा में नारी शक्ति वंदन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के पारित न हो पाने को लेकर महिलाओं के लिए काला दिवस मनाती है। उन्होंने कहा कि देश एक ऐतिहासिक अवसर चूक गया है। ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक 131वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित नहीं हो पाया, जिससे पूरे देश में निराशा है। संसद में तैयार थे, पारित भी किया, बिल भी पास किया, लेकिन बहुत दुखद रहा जिस तरह का डिबेट हमने वहाँ देखा, जिस तरह की बातें हमने वहाँ सुनी और फिर वो बिल पारित नहीं हो पाया। हम सब बहुत दुखी हैं, लेकिन निराश नहीं हैं, क्योंकि अपने प्रधानमंत्री पे पूरा विश्वास है कि जो निर्णय उन्होंने लिया है कि मेरी बहनों को मैं ऐसी जगहों पर बैठाऊंगा जहां वो अपने लिए, अपने देश के लिए पॉलिसी मेकिंग में आ सकेंगी, तो पूरी तरह से आशावान है कि बहुत जल्द इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। विपक्ष का एक ये भी आरोप रहा है कि करीबन 21 राज्यों में चाहे गठबंधन की हुई आपकी 32 साल। देहरादून में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बिक्री के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। रसोई गैस संकट के बीच ऑपरेशन प्रहार के तहत देहरादून पुलिस ने कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में छापेमारी कर निरंजनपुर सब्जी मंडी के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी भूपेंद्र मंडल के कब्जे से कुल 32 LPG सिलेंडर बरामद किए हैं। रुड़की में पुलिस ने फर्जी फौजी बनकर ठगी और ब्लैकमेलिंग करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुद को आर्मी जवान बताकर लोगों का भरोसा जीतता और फिर उन्हें ठगी का शिकार बनाता था। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का